अरे वाह, धीरे धीरे वो कहता है मैं अकेला ही चला था जानिबे, वो क्या है लाइन, जानिबे वो और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मगर। सर जिस दिन बारिश हुआ करेगी ना उस दिन 10-5 मिनट ऐसे वेट कर लिया जाएगा सर, तो क्योंकि 8:30 तो तक अभी वेट करके मैसेज आएगा। खैर रात में हो गया, काफी टाइम हो गया, अब आएंगे भी लोग। स्टार्ट किया जाए कि अभी आ जाएं लोग? आ हाँ जाए। सर, ये सर वेट कर लीजिए सर। 8:47 हुआ है सर, 10 मिनट वेट कर लीजिए। 10 बजे 5 चलिए भाई, हमको कोई दिक्कत डिस्कस कर नहीं। ले जाओ सर, हाँ हाँ, अपनी चीज़ें जो भी हैं चीज़ें, जो कुछ भी डाउट्स हो। हाँ वो अपनी अपनी समस्याएं कोई अगर हैं। आप लोग अभी पहली बार प्रीलिम्स देंगे कि इसके पहले दे चुके हैं? तो दिए है सर, मेंस भी दिया है सर। आपने मेंस दिया हुआ है, आपने मेंस दिया हुआ है। यूपीएससी ने लिखा है कि नहीं अभी देखिए अगली बार? यूपीएससी में सर 4 अटेम्प्ट दिए सर, प्रीलिम्स नहीं हो रहा सर, सीसेट के लिए सर दिक्कत हो जा रही, कहीं सीसेट में कहीं फंसना ना होना नहीं सर। हमने भी अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड क्या है आपका? बट फुल डेडिकेटेड है सर। नहीं नहीं, होना भी चाहिए। देखिए इसमें भाई बताना कि इसमें होल हार्टेडली अगर है तभी होगा भी, अदरवाइज होना भी नहीं है। ये बड़ा गंदा एग्ज़ाम है। ये कोई कह दे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तो नहीं, इंटेलिजेंट ठीक है, लेकिन उसके साथ वो बताना कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका कमिटमेंट, दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अब किया गया, यूपीएससी टॉपर को देखिए, वो लगातार प्रीलिम्स फेल हुई थी और लास्ट में सीधे 1 पे आ गई। तो ये तो आप क्लियरली मान के चलिए कि आईक्यू लेवल आईआईटी और एम्स में चलता है, यहाँ पे आपका जो है आईक्यू लेवल से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी चलती है। ज़्यादा आईक्यू वाले देख करके मैं डिमोटिवेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं देखिए, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उनको ये आता है और हमको नहीं आता, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ ऐसा है। नहीं है सर, हम लोग टेस्ट देते थे ना तो आईआईटी आईएम वाले में हमारे साथ देते थे, उनके बराबर ही हमारा नंबर आया। वही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बहुत सी चीज़ें आती होंगी जो मतलब, फिर कभी सोचते सर एवरेज होना और नहीं, और फिर ये भी दिमाग देखिए, और बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि सब लोग भगवान में, खुदा में भरोसा करते हैं, तो जिस दिन पेपर हुआ कर, कहते हैं 364 दिन पूजा करो उस एक दिन के लिए कि भाई जिस दिन वो पेपर है, 12 तारीख जैसे डेट है आपकी, तो भगवान 364 दिन तुम्हारा, वो एक दिन मेरा। तो सितारे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सितारे का तो ये लेवल है कि मतलब अब क्या ही बताएं अपनी ज़िंदगी में। मतलब हम तो सितारों का ही खेल देखें, मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत सी, जैसे हम हिस्ट्री में अपने आप को ठीक ठाक मानते थे, और जब भी इंटरव्यू हुआ मेरा, मैंने यूपी मतलब लोक सेवा आयोग के 7 इंटरव्यू दिए, मतलब 2 बार हमें सफलता मिली, 5 बार हम फेल हुए हैं, मतलब अच्छा खासा फेल होने का अनुभव है, तो लंबा अनुभव। तो वो बता रहे हैं मुझसे कभी भी इतिहास का सवाल ही मैं गलत करता था, जब भी पूछा जाता था। बाकी सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी बताता था, लेकिन इतिहास के सवाल में मैं हमेशा डूबता था। ये तो हमारे साथ भी होता है, क्वालिटी में हमेशा गलती हो जाती है। नहीं तो देखिए, 2-4 गलतियां तो सबसे बिल्कुल जायज़ तो है। एक बार क्वेश्चन आया था सर आलो में, आर्टिकल 16 वाला, 16(4) सब क्लॉज 4 6 सब क्लॉज 2। देखिए ये चीज़ें, देखिए आप इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो इंसान है तो गलती होगी ही, है ना। तो और मतलब संघर्ष भी चलेगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, इंसान है संघर्ष चलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है, किताब आई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी है, बड़ी फेमस। मनु भंडारी की? नहीं, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी ने लिखी, हरिवंश राय बच्चन की किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और अमिताभ बच्चन को जब वो सुपरस्टार बन जाते हैं तो उनको अपने बारे में बड़ा गुरूर हो जाता है कि हम सुपरस्टार हैं, तो हम सुपरस्टार हर मामले में हैं। बाप बेटे में आपस में एक दिन कन्वर्सेशन चल रहा था, तो अमिताभ बच्चन बात ही बात में बोल दिए, पिताजी जीवन एक संघर्ष है। तो बाप बाप होता है, उन्होंने बस एक शब्द उसमें जोड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने बोला क्या, जीवन एक संघर्ष
है। और उन्होंने क्या जोड़ा, जीवन है तो संघर्ष है। अब अंतर समझ लीजिए आप ही लोग, समझ में आ गया। आज हम जिंदा हैं तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी हमारा विकेट गिर जाए तो घंटा कुछ नहीं असर होने वाला है ना, फिर क्या मतलब। तो वही चीज़ें हैं कि ये जो चीज़ें हैं, आप लोग कभी भी ये सब मत सोच के चलिए कि उसका आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है। जिस दिन आपके सितारे, आपकी मेहनत, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, यकीन जानिए रिजल्ट आपका छप जाएगा। बस अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए, हर आदमी अपने आप में बिल्कुल यूनिक है ना। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि वो बहुत फलाने बहुत तेज़ हैं, ढुमकाने बहुत तेज़ हैं, ठीक है। तभी दिक्कत होती है। नहीं, टेस्ट लिस्ट में तो किसी ना किसी को तो आना ही चाहिए भाई, और वो आप उसको पॉजिटिव लीजिए ना कि भाई उनका आ गया, हमारा क्यों नहीं आया, ऐसा कौन सा, उनके 4 हाथ 4 पैर हैं। इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए, हमेशा आप अच्छा रहेगा। चलिए खैर, अब तो हो गए काम भर लायक। सर कल हम 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हाँ हाँ। तो सर उसमें मेडिवल हिस्ट्री से खिलजी डायनेस्टी से ही क्वेश्चन 2-3 साल से पूछ रहे हैं। क्या? जैसे लास्ट ईयर 2023 में अलाउद्दीन का जो मतलब सैन्य अभियान था, हाँ वो क्या मतलब, हाँ 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 हाँ। तो बर्तन के ऊपर क्वेश्चन नहीं, अब की बात जैसे वो था, उसमें भी ये भी पूछ दिया था, जैसे टाइटल पूछा था। अब की आर के पेपर में 2 चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, टाइटल पे सवाल आया है और स्टेटमेंट 2 आए गए थे, ये कौन से अभिलेख में लिखा गया है। तो इस बार ये आप लोग मान के चलिए, इसीलिए हम बार बार स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि लोक सेवा आयोग जिससे ट्रेंड बना लेता है कई बार कि ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो फिर घुस मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि अब की बार आप, जैसे अभी पिछले 2 बार से पेपर जो प्रीलिम्स का जो है काफ़ी टफ आ रहा था, मतलब टफ इन द सेंस कि जैसे यूपीएससी की तरह से वो 4 स्टेटमेंट दे दिया, 3 कौन से सही हैं, और अब की बार बिल्कुल फैक्चुअल बोल दिया, मतलब ठीक ठाक सा फैक्चुअल आ गया था। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि पीसेस में भी हो सकता है कि फैक्चुअल रिपीट मार जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ जलालुद्दीन खिलजी तक तो हो गया था, उसकी डेथ वगैरह पे की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं, काड़ा मानिकपुर में कैसे कैसे होती है, सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसका रियल नाम सबसे पहले क्या नाम था, ये तो आ चुका है, रियल नाम क्या था? गुरसास्प, ये साफ साफ लिखते हैं आप, अली गुरसास्प इसका नाम था, गुरसास्प। सर ये सब तो स्टोरी बेस्ड रहता है, याद हो जाता है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। है ना वो नहीं याद। नहीं तो बस, नहीं तो ये है अली गुरसास्प नाम था इसका। और 2 अब की बार इसने टाइटल आरओ में पूछी थी, वो भी लिख लीजिए, आरओ में आया था ना कि ये किसकी टाइटल थी। हाँ, सिकंदर सानी तो क्लियरली सबको मालूम है, विश्व का सुल्तान मालूम है, ये खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो बोलता है उसको। खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन को 3 नाम दिए गए हैं, विश्व का सुल्तान, खजाइन उल फतूह किसकी किताब है, अमीर खुसरो की है, और उसमें अलाउद्दीन को 3 नाम दिए गए, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का, मतलब सिकंदर ए सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। सिकंदर सानी वो भी विश्व विजेता था, सिकंदर ए सानी। तो ये इसको जो है इसने 3 नाम दिए, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा भी बोला गया है। सर ये तो एक ट्रांसलेशन होगा, हाँ, उसका अरबी वर्जन हमको भी मालूम है। हाँ नहीं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमीर खुसरो जो है यहीं से खड़ी बोली हिंदी का विकास भी माना जाता है, यहीं से जो है खड़ी बोली हिंदी का भी विकास माना जाता है अमीर खुसरो से ही। सर ये सेंटेंस जब रहेगा मध्यकालीन में, तो क्योंकि आधुनिक भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी तो माना जाता है। नहीं, जैसे देखिए वो आधुनिक में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं मानता, उससे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और वो 4 लोग आते हैं, वो लोग करते हैं खड़ी बोली। लेकिन यहाँ से माना कहा जाता है कि कव्वाली हुआ, और उसने जो है जैसे एक बड़ा फेमस गाना आया था वो गुलामी फिल्म का, जिहाल मस्ती मुकम रंजिश, ये किसका गाना है? ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है, ये अमीर खुसरो की ही रचना है।
तो एक उसमें पर्शियन में है और अगले ब्रिटिश हाँ सर वो राग तिलक सब छीनी हुई। हाँ ये भी उन्हीं का है। हाँ और फिर रूना लैला का जो गाना है वो दमादम मस्त कलंदर, ये भी उन्हीं का है। ये सब सारे के सारे जो हैं अमीर खुसरो के ही हैं। चलिए आ जाते हैं नासिर, इसकी दूसरी टाइटल थी यामीन उल खुलाफत। ये भी किसी में था। ये इसी की टाइटल नहीं, ये अब अलग से उसने टाइटल ली थी। तीन थे, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा और जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जितने भी पृथ्वी पे शासक हैं। सिकंदर सानी तो उसकी पहले से थी, हैं? यामीन ए उल खिलाफत, ये अब की बार उसमें भी आया था। यामीन उल खिलाफत, अलाउद्दीन का टाइटल भी। हाँ अलाउद्दीन खिलजी के ही हैं सारे। और जो एक और नाम है नासिरी अमीर उल मोमिनीन, नासिरी अमीर उल मोमिनीन, ये भी नाम अब की बार आरओ में पूछा था। नासिरी अमीर उल मोमिनीन, नासिरी अभी बता रहे, नासिरी अमीर। मोमिनीन तो सर उसको कहते थे जो मतलब बहुत कहते हैं। देखिए इसका मतलब होता है राइट हैंड टू गॉड, मतलब वो खुदा का जो है राइट हैंड माना गया है, समझे? मतलब पैगंबर का राइट, खुदा मतलब पैगंबर का राइट हैंड बोला गया। नासिर अमीर उल मोमिनीन, इन दोनों का मतलब जो है राइट हैंड ऑफ पैगंबर। ठीक है, आ जाइए फिर इसमें प्रारंभिक जीवन में आप लोग के जानने वाली कोई चीज़। 3 भाई थे, ये 4 भाई थे इसको मिला के। अलमास बेग, कुतलुग तिगीन और मोहम्मद। कुतलुग तिगीन, कुतलुग तिगीन और मोहम्मद। ये जान लीजिए फैमिली के बारे में। देखिए पूछने को तो इतिहास में कुछ भी पूछ लिया था। अब वो एक बार पूछ लिया गया था कौन से कलर का कपड़ा पहन के वो गई थी, तो जब ये चेक पूछ लिया जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, उसका भाई पूछ लिया जा रहा है ना। इतिहास में देखिए, इतिहास में वही है ना कि आपके कि जैसे होता है कि कौन सा दिन था जो, ये तो कई बार सवाल पूछा गया कि किस दिन जहांगीर जो है न्याय करता था। तो ये सब चीज़ें देखिए, इतिहास के सवाल का कोई रेंज नहीं है, और वो नॉनसेंस, एक से एक नॉनसेंस सवाल। अब मान लीजिए जैसे इतने सारे रॉक एडिक्ट हैं, पिलर एडिक्ट पे किस पे क्या लिख दिया गया। जैसे अभी आ गया था ना कि वो अशोक वाला जो एक आ गया था, उसका आंसर दे दिया है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, अब की बार आरओ के पेपर में जो था, आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ये सवाल तो ऐसे ही सही हो जाता। जो स्टेटमेंट वाला था, इसमें आपने ध्यान दिया होगा वो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा है, तो प्रजा को तो केवल एक ही आदमी ने संबोधित किया था। तो बस थोड़ा सा, अधिकतर लड़कों ने ये गलत किया है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। दोनों स्टेटमेंट जो आए हैं वो बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा सोचने भर की देरी है, वो लग जा रहा था सवाल। एंशिएंट में और किसी भी आदमी ने सीधे सीधे प्रजा को संबोधित नहीं किया है, तो वो कुछ भी लिखा रहो, जैसे आ गया प्रजा के नाम पे हुआ, तो वो आप सीधे, अगर अशोक ऑप्शन में है तो है, बस काम खत्म। चलिए हाँ, इसमें अलमास बेग, कुतलुग तिगीन और मोहम्मद, ये इसमें आपके लायक क्या क्या है? नहीं, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इस शुरू में जैसे ही राजा बनता है, इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहली समस्या लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए कि इसके जो पूर्व का सुल्तान था यानी कि जलालुद्दीन खिलजी, उसका लड़का अरकली खान, सबसे बड़ी इसकी समस्या थी, अरकली खान। तो वो जैसे ही राजा बनता है, सबसे पहले अरकली खान को और उसके परिवार के जितने लोग हैं सबको कैद में करके मरवा देता है। उसके बाद से वो अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में, वो अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में कराता है। और अमीर खुसरो और इसामी, इसको जो है अपने समय का द मैन ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्यवादी व्यक्ति कहा गया। इसने दोनों ने इसको एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा गया। अमीर खुसरो और इसामी दोनों इसको जो है एक भाग्यवादी व्यक्ति बोलते हैं।
देखिए सवाल आता है दो कि सबसे सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासन किसने देखा। तो जो अमीर खुसरो का गुरु है वो सबसे ज़्यादा देखता है 8, निजामुद्दीन औलिया 8 लोग का देखता है और ये 7 लोग का देखता है। उसका सर एक क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर के कितने किसने देखा था किसने। अब 7 में देखिए 7 तो नाम देगा नहीं, वो 4 दे सकता है, एक ऑड मैन आउट हो जाएगा। सर उसको बोलेगा बोल लेकिन तो देखिए सिंपल सा है कि MBT से पहले जितने भी नाम आएंगे बस सिंपल सा आप देख लीजिए MBT तक आते आते ये लोग खत्म हो जा रहे हैं। तो MBT से पहले जितने नाम दिख जाएंगे वो समझ लीजिए हैं, MBT के बाद जो आता है वो नहीं है, काम खत्म। ऑड मैन आउट मतलब नहीं समझ पाए हुए। जैसे 8 राजाओं का शासनकाल इसके गुरु ने देखा। अमीर खुसरो का गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया। एमपीडी तक देखा उसने। नहीं मतलब MBT तक जितने राजा हैं उसके पहले ही ये लोग मर जा, MBT का समय आते आते ये सब मर जाते हैं। 1325 तक। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद का कोई भी नाम अगर आता है तो इसका मतलब कि उत्तर सर गलत है। इसका मतलब फिर कुछ ऐसे शासक नहीं होंगे जिसका तो कॉमन दोनों लोगों ने देखा होगा फिर। हाँ तो 7 भाई, और ये गुरु है तो भाई मेरा गुरु अगर कोई है तो मेरे जिंदा रहने में तो मेरा गुरु रहेगा ना। सर हमने देखा है कि आजकल एग्जाम्स में फ्रिंज टॉपिक्स जो हैं हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा पूछे जा रहा है क्वेश्चन। कहाँ से? फ्रिंज जो टॉपिक्स हैं सर, जैसे मुगल का देखिए एक चीज़ देखिए, एक उसके पीछे एक वो है, ये जो अभी चल रही है जो गवर्नमेंट जो चल रही है, जैसे ये माना जाता है कि इतिहास को नए तरीके से लिखा जाए। तो वो जब भी जैसे केंद्र में जैसी गवर्नमेंट होती तो बहुत कुछ उसका असर पड़ता है। तो एक वो हिस्ट्री में एक स्ट्रीम होती है ना, हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, ये स्ट्रीम है हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो कि हाँ सबॉल्टर्न हिस्ट्री जैसे है। तो भाई जैसे क्या होता है कि केवल ये हम लोग मान के चलते हैं कि महात्मा गांधी और जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ही इन्होंने ही आज़ादी दिलाई। अरे जब उन्होंने आज़ादी दिलाई तो ये जो 1857 की क्रांति में जो इतने सारे लोग मर गए वो क्या हीरोज़ नहीं थे? वो मतलब जो बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते, जिनको फांसी दे दी गई, वो भी तो हीरोज़ थे। बस ये है कि उनके बारे में लिखा गया नहीं गया उन मतलब। तो ये चीज़ जो है अब एक नई स्ट्रीम चल रही है कि ऐसे जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको भी जाना जाए, ठीक है ना। तो और स्पेशली जो अगर हमें इंडिया को जानना है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे प्रोविंशियल स्टेट्स हैं कि उनके बारे में जानना चाहिए। भाई ठीक है कि अकबर ने बहुत काम कर दिया, जहांगीर ने बहुत काम कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने भी तो बहुत कुछ किया था। भाई जैसे बात आती है हमारे यहाँ की अकबर राष्ट्रवादी था, तो अगर आप जो हल्दी घाटी की लड़ाई होती है तो हल्दी घाटी के युद्ध में आप देखिए कि अकबर को कौन लीड कर, अकबर तो जाता नहीं युद्ध में, कौन गया था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था? हकीम शाह सूर। तो भाई फिर यही राष्ट्रवादी थोड़ी नहीं हुए, राष्ट्रवादी तो वो भी हो गया। तो इतिहास को हमको उस नज़रिए से भी तो देखना है कि एक को मतलब हम बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर रहे हैं और दूसरे ने भी तो वही किया है कि उसकी भी तो आर्मी को वही लीड कर रहा है। चाहे 1857 का रिवोल्ट है तो 1857 के रिवोल्ट में अगर लक्ष्मीबाई हैं तो मुस्लिम नेता भी बहादुर शाह जफ़र भी हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए इतिहास में जो आती है वो लास्ट में आती है। जब ये शुरू से हमारे यहाँ रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम वाला कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि ये कोई वो चीज़ है, शुरू से आ रहा है। ये मतलब बाद में यहाँ पे फ्रैक्शन कहाँ से आ रहा है? मतलब 1857 में वो क्या बोलता है उस समय जो है जॉन लॉरेंस ने एक चीज़ बोला था ना, एक स्टेटमेंट दिया था। जॉन लॉरेंस का अक्सर स्टेटमेंट आता है कि इन हीरोज़ में अगर कोई एक भी ढंग का नेता होता तो हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। ये स्टेटमेंट दिया गया क्यों? क्योंकि उनके पास 1857 रिवोल्ट में कोई भी ऐसा बढ़िया नेता नहीं था, एक दो को अगर छोड़ दीजिए तो ये। लेकिन उन लोग को ये लग गया कि एक ढंग का नेता नहीं था तब तो इतनी दिक्कत हो गई, अगर 2-4 हो जाएंगे तब क्या होगा? तब वो फिर जो है 1857 के बाद से आप लोग मॉडर्न में पढ़ भी रहे होंगे, एक किताब आती है इंडियन मुसलमान। किसकी थी किताब? इंडियन मुसलमान किसकी किताब है? आप बता सकती हैं, हमको लगता है कि आपकी इतिहास ठीक ठाक है। एक इंग्लिश राइटर था, उसने लिखी है और वही किताब है जिससे कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है। मतलब जो संप्रदायवाद जो है
उससे स्टार्ट होता है और वो किताब बेस बनती है और वहाँ से डिवाइड एंड रूल आता है। पता पड़ा नाम सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी है? विलियम हंट। सैयद अहमद खान के साथ सैयद अहमद खान, देखिए सैयद अहमद खान का ये रोल नहीं रहा है। सैयद अहमद खान अगर देखिए तो शुरू में जो हाँ, तो जब ये इंडियन मुसलमान किताब आती है तो उसमें बताया जाता है कि आप वहाँ पे कैसे ग्लोरीफाई किया गया है इसको कि भाई आप राजा प्रजाति थे। भाई मुग़ल पीरियड में और सल्तनत पीरियड में आपके पास एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है आपकी, आप राजा प्रजाति रही हैं। अब जो है यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? हिंदूज़ की है। तो यहाँ पे आप सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह जाएंगे। अगर आपको हम जो है आए हैं, इसलिए वो उन्होंने एक वर्ड बोला द वाइट मैंस बर्डन, कि वाइट मैंस बर्डन का कंसेप्ट देते हैं कि भाई हम तो जो है यहाँ पे सब मतलब सिस्टम बनाने के लिए आए हुए हैं, है ना। और वाइट मैंस बर्डन का सहारा लेके वो क्या कर दे रहे हैं कि कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं। सर राइटर का नाम बता दीजिए इंडियन मुसलमान बुक का। विलियम हंटर। विलियम हंटर। चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो वो बेसिकली जो ये अंग्रेज़ों की देन है, ये जो होता है ना, ये समस्याएं जितनी भी हैं, मतलब ऐसा हमारे यहाँ था नहीं। आ जाइए, आपके लायक चीज़ जो है प्रीलिम्स के लायक, प्रारंभिक कार्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन नहीं, अभी तो प्रशासन से पहले, सबसे पहले जब वो राजा बनेगा तो वो किनशिप थ्योरी लेके आएगा। किनशिप थ्योरी, राजत्व का सिद्धांत। जैसे उसका राजत्व सिद्धांत किसने लिखा था? बलवन का। बसाया किसने लिखी थी? बर्नी, जियाउद्दीन। तो इसकी वसाया कौन लिखता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसकी वसाया लिखता है। हाँ, किनशिप थ्योरी इसकी दी थी वो अमीर खुसरो ने दी थी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ये जैसे राजा बनता है, इसके दो वो उद्देश्य थे। एक नया धर्म बनाने का, इसने दो टारगेट बनाए थे कि मुझे एक नया धर्म चलाना है, और दूसरा क्या है, मुझे विश्व विजेता बनना है। लेकिन इसका जो फ्रेंड था और दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसने बोला कि भाई ये तेरे बस की चीज़ नहीं है। सिकंदर आया, 35 साल की उम्र में मर के चला गया। तुमको भी अगर इतनी जल्दी मरना है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दो और बाकी इंडिया में एक्सपेंशन की पॉलिसी चलाओ। तो वो इसकी बात मान लेता और इंडिया में एक्सपेंशन की पॉलिसी चलाता है। तो ये हो गया। अब इसके समय में 4 मेन विद्रोह होते हैं। ये चारों मेन विद्रोह आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला विद्रोह होता है नवीन मुसलमान का विद्रोह। नवीन मुसलमान कौन है? कल मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो लिखिए, सबसे पहला विद्रोह होता है नवीन मुसलमान का, और दूसरा है अकत खान का। ये एक्चुअली आ चुका है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। दूसरा विद्रोह था अकत खान का विद्रोह। नवीन मुसलमान का कुछ अंग्रेजी में नाम अलग होता है। नहीं, नवीन मुसलमान बस बोला गया है। इसका 1299। इसको सर पहली बार नाम सुना है हम लोग। नवीन मुसलमान नहीं बोला गया है, मंगोलपुरी जो है। दूसरा अकत खान का विद्रोह, द रिवोल्ट ऑफ अकत खान। ये जो है अलाउद्दीन का जो भाई था मोहम्मद, उसका बेटा था, है? और इसने नवीन मुसलमान के साथ में मिलकर ये किया था। हर अलग 4 विद्रोह होते हैं। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो है अपने बाप, ये सोचता था कि मेरा बाप एक्चुअली जो है रियल वो था, मतलब हायर था। ये इसने मतलब ज़बरदस्ती मार के तो राजा को राजा बना था ना, ये अपने चाचा को और ससुर को। तो और वो मतलब ये जो था मीन्स क्या कहते हैं, अकत खान, ये असली वारिस था। मतलब उसके हिसाब से, जलालुद्दीन खिलजी के हिसाब से वो चाहता था कि अकत खान राजा बने, लेकिन अकत खान राजा नहीं बन पाता है, सॉरी अकत खान का बाप। तो इसलिए वो चिढ़ता है और वो उसको जैसे ही मौका मिलता है नवीन मुसलमान के साथ ये टाई अप करता है और अटैक करता है। अचानक अटैक होता है। कहानी कुछ ऐसे है कि अचानक अटैक होता है तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से भी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा भारी पड़ती है और ये फिल्मी स्टाइल में एक जो लकड़ी का जो सोफ़ा होता है उससे अपने आप को बचाता है और बाकायदे लड़ाई उड़ाई होती है। लास्ट में ये जो मर जाते हैं। समस्या क्या है, ये मतलब लड़ाई जो है इन लोग की काफ़ी नेक टू नेक चल रही होती है। फिर वो आर्मी में हल्ला मच जाता है कि राजा मर गया, राजा मर गया। ये फिर से एज ले लेता है
और लास्ट में मतलब इस तरह से दोनों की लड़ाइयाँ कुछ होती हैं और लास्ट में मतलब इसको हारना पड़ता है। ठीक है, तीसरा विद्रोह है मंगू खान का विद्रोह, मंगू खान का। और चौथा है हाजी मौला, सीदी मौला उनके समय में, हाजी मौला इसके समय में। अब ये विद्रोह जैसे ही होते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी, चूंकि आपको मैंने बताया कि ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का आदमी था, तो तुरंत इसने उस पर स्टडी की कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कि बार बार ये जो परंपरा बन रही है। तो उसने 4-5 निष्कर्ष निकाले कि मतलब क्या कारण है कि रिवोल्ट हो रहा है। तो सबसे पहला रिवोल्ट निकाल रहा है, रिवोल्ट का कारण बना रहा है कि राज्य में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वो राजा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि उसका स्पाई सिस्टम गड़बड़ है। तो एक तो उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि जितनी भी, जैसे होता क्या है कि अगर जैसे आज के समय में LIU का कंसेप्ट चल रहा है, जैसे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, वो सरकार तक कैसे पहुंचती हैं बातें, तो उसको लगा कि मेरा LIU गड़बड़ है। तो सबसे पहला निष्कर्ष निकालता है कि हमको अपना LIU ठीक करना पड़ेगा। दूसरा निष्कर्ष निकालता है कि जितने भी ये बवाल हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, दारू, मद्यपान। उसने कह दिया कि भाई जैसे आदमी 2 ढक्कन ले रहा है, किंग बन जा रहा है, और फिर ये गड़बड़ है। तो उसने क्या कह दिया कि जितने भी ये मतलब इसके प्रोडक्शन पे ही रोक लगा दी। और ये मध्यकाल का पहला राजा है जिसने मद्यपान का निषेध मतलब एक राजकीय नीति बना के करता है, राजकीय नीति बना के मद्यपान का निषेध ये पहला मुस्लिम राजा है जो करता है। वैसे तो इस्लाम में वैसे ही हराम माना गया है। ठीक है, तीसरा ये निष्कर्ष निकालता है कि जो सामंत वर्ग है, जो फ्यूडल फैमिलीज हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पता पड़ा एक जो है सर कोई ऐसा सर हिंदू राजा था सर जिसने मद्यपान पे रोक लगाई सर, मतलब ऐसा कोई हिंदू राजा है सर, मतलब इंडियन हिस्ट्री में जिसने शराब पर रोक लगाई हो? देखिए, जितने भी ढंग के राजा हैं, जैसे सबसे पहले तो अशोक ही अपने शिलालेखों में जो मद्यपान वगैरह और पार्टीज़ के बारे में वो कहता है कि नहीं, अब ऐसे पार्टी नहीं होगी, अब क्या होगा, जितनी भी इस टाइप की पार्टीज़ हैं अब बंद कर दी जाएं। और अब जो अपना दूसरा शिलालेख है उसमें क्या बोलता है अशोक, अपने दूसरा शिलालेख में यही तो बोल रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अब क्या होंगी, धम्म की वो सभाएँ होंगी। तो सबसे पहले तो अशोक ही आ जाता है। और फिर तीसरी चीज़ जो वो उसका जो है वो आता है धम्म का सिद्धांत। धम्म की जो परिभाषा उसने दी थी कि अपासिन्वे बहुक यानी दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, ये जो उसका पूरा धम्म की जो डेफिनेशन दी है उसमें भी ये लिखता है, उसमें भी जो उसका लिटरल मीनिंग आता है कि ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उसका अंत होना चाहिए। अपासिन्वे बहुक यानी दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, ये जो है पूरा उसका धम्म है, ये जिसमें एक ये भी लाइन मतलब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाजी मौला का विद्रोह। और ये चारों कारण निकल गए। अब क्या करता है वो, रॉयल फैमिली की बात कर रहा है कि दो, मतलब इसको तीसरा कारण लगता है कि जो 2 फ्यूडल फैमिलीज हैं, पता पड़ा एक जो है राजा बलरामपुर और दूसरा राजा गोंडा हो गए, 2 फैमिली में शादी हो गई तो पावर बढ़ गई ना। तो ये उसने रोक लगा दी कि भाई ये जो भी शादियां होंगी, विवाह होगा, वो पहले किंग से परमिशन लो, या तो मत करो। और आप जब आगे जाएंगे मुगल पीरियड में, तो मुगल पीरियड में एक राइटर है, वो जो कौन था, बर्नियर क्लियरली बोलता है आगे कि जो भी रॉयल फैमिलीज होती थी उनकी जो राजकुमारियां होती थी नॉर्मल कोर्स में वो कुंवारी रहती थी, नॉर्मल कोर्स में वो कुंवारी रह जाती थी। क्यों? क्योंकि इन लोग को ये लगता था, इन फैमिलीज को लगता था कि हमारे लेवल का कोई फैमिली है नहीं तो शादी क्यों करें हम। तो भाई इन लोग का वंश कैसे बढ़ता था, जिसको हराया उसकी बीबी लेके चले आए यार। अकबर को राष्ट्रीय राजा माना जाता, उसके हरम में 5000 बीवियां थीं, उसको क्या दिक्कत है यार, जिसको हराया उसको ले लिया, पकड़ के अपने घर में रख दिया। देवगिरी के राजा ने किसी को रानी को लाना, मतलब उसको पत्नी को दर्जा मिलता है नहीं मिलता? अरे यार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वो बात ही अलग है ना भाई। अब जैसे पद्मिनी की कहानी अभी आने वाली है,
तो आप देखिएगा कि पद्मिनी की कहानी में क्या करेगा वो। चलिए अभी थोड़ी देर में आते ही हैं, वहीं पे आपका भी शक दूर हो जाएगा। फिर वो क्या करता है कि जितना भी था, जो धनी वर्ग था, चौथा जो था, जो धनी और उद्दंड वर्ग था, उसको जो है कैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का जो एक्यूमुलेशन हो रहा था, जो संचय हो रहा था, उसको रोक के और पैसे का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो चौथा निष्कर्ष निकालता है। और इस पे फिर इन चारों प्रॉब्लम्स को वो निकालता है कि मेरे यहाँ जो जितना भी अभी तक जो रिवोल्ट हो रहे हैं उसके पीछे ये 4 कारण हैं। ये 4 कारण निकालता है और इन 4 कारणों पे फिर वो काम करता है। भाई साम्राज्यवाद ऐसे ही नहीं बनेगा, वरना इसके पहले भी राजा हुए हैं। तो इसने काम किया कि पहले प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर एक एक करके उस पर काम करता है। जैसे बलवन ने भी ऐसा काम किया है अगर आप देखें, और बलवन काफ़ी कुछ इसीलिए सक्सेसफुल भी रहा है। तो अब ये क्या करता है, सबसे पहले कि जितने भी धनी लोगों के पास जो संपत्ति जमा हो रही थी, उसने कहा कि आपको जितना जीने के लिए चाहिए उतना लीजिए, बाकी सब साम्राज्य में जाएगी। तो जितने भी धनी लोग हैं उनसे संपत्ति छीनी, वापस ली राज्य ने। दूसरा क्या काम किया है, स्पाइस सिस्टम को वो ठीक से डेवलप करता है। और पहले क्या होता था, केवल बरीद होता था, लेकिन फिर ये एक नया जो छोटा लेवल का अधिकारी नियुक्त करता है, उसको बोलते हैं मुनियन। मुनियन हियन मुनियन नाम का एक जो है छोटे लेवल का अधिकारी नियुक्त करता है। ठीक है। इसके अलावा फिर वो अपने राज्य में जो है मद्य निषेध लागू कर दिया है। ठीक है। और कई बार एक सवाल ये आया था कि मद्य निषेध करना क्या, जैसे कि वो 4 ऑप्शन दिया था, ये सवाल आया हुआ था कि इसका मद्य निषेध करना कौन सा कारण था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था या सांस्कृतिक कारण था। तो एग्जैक्टली अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये दिया था, ये सवाल आया हुआ है, तो कि जो मद्यपान का निषेध किया था उसने अपने यहाँ हाँ अल्कोहल का प्रोहिबिशन जो किया था, तो वो क्या था, पॉलिटिकल इशू था, पॉलिटिकल रीजन था। यार देखो वो पीता था, लेकिन अगर जैसे बलवन ने क्या किया, फिर जैसे ही उसको लगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे, सबसे पहले देखिए हीरो कौन होता है, हीरो वो होता है जो सबसे पहले अपना जो है एग्जाम्पल सेट करे। तो सबसे पहले यही काम बलवन करता है, यही काम ये कर रहा है कि एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं करेगा तब तक कैसे पता पड़ा हम बोले कि चीनी नहीं खाना है और सबसे घर पे जाके सबसे पहले हम ही मिठाई खा रहे हैं, तो फिर वो आदमी कभी नहीं हो सकता। फिर आज के नेता की तरह हो जाएगा कि पब्लिक स्पीच जो बोलता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए और सबसे ज़्यादा लूट रहा है वो। तो जो हम लोग के बीच में एक परसेप्शन है कि सलाह इसे बोल रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली उसने ये किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर बनना है, सक्सेस अगर लेनी है, तो सबसे पहले उसको वो सारी क्वालिटीज अपने में लानी पड़ेंगी। देखा जाए जो लेटर मुगल्स का डिप्रिसिएशन कारण बहुत शराब ही था, हम लोग शराब में तो भाई ये तो शराब और शबाब तो हमेशा से रहा है ना गड़बड़ी का कारण, तो ये तो रहा ही है भाई। झगड़े की देखिए केवल 3 जड़ मानी गई हैं, कहते हैं ना कि 3 जड़, बस सही बात है, एग्जैक्टली 3 चीजें आप देख लीजिए। झगड़े की जड़ केवल 3 हैं। जड़ का मतलब होता है सोना, सोना चांदी वेल्थ समझ लीजिए। जड़ जमीन, लैंड, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई क्या हो रही है, या और जोरू यूनिवर्सिटी में 2 लड़कों के बीच में क्या लड़ाई होती है, लड़की को मालूम ही नहीं है और 2 लड़के पिट गए, लड़की को मालूम ही नहीं है कि कौन है और 2 भाई आपस में पिट गए। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, बस ये चौथा आज तक कोई झगड़े की जड़ी नहीं पैदा हुई है। आप दिमाग लगा लीजिए, चौथा कोई कारण अगर निकाल के दिखा देगा तो हम उसको मान जाएंगे कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई कारण ही नहीं है चौथा। हाँ डेफिनेटली नहीं, ईर्ष्या भी किस चीज़ के लिए आएगी, या तो पैसा, या उसकी बीवी बहुत सुंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर है, मतलब कारण तो वही होगा ना भाई। हाँ भाई, या तो उसके पास पैसा ज़्यादा, ज़मीन ज़्यादा, या उसकी गर्लफ्रेंड सुंदर, चौथा तो कारण फिर नहीं बना। तो आ जाओ, फिर मद्य निषेध हो गया। अब क्या हो गया, फिर क्या कह दिया उसने, जो एक यस पॉलिटिकल रीजन था, सोशल रीजन नहीं था।
मतलब नॉर्मल कोर्स में लोग सोचेगा कि यार ये तो सोशल इविल है, सोशल इविल मारो, तो सोशल इविल नहीं था वो नहीं, वो वहाँ पे भी नहीं। अगर वो होता तो फिर बाउंड्री सबसे पहले क्या होता है, अगर आप जैसे नीतीश कुमार का अगर आप नाम ले रहे हैं, तो आप अगर सच में करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉर्डर को सही से करिए। तो वहाँ पे जितनी पहले नहीं बिकती है उससे ज़्यादा अब बिक रही है। यूपी ने तो एकदम बॉर्डर पे खोल दिया ठेका। अरे आप वो क्यों जा रहे हैं? अभी सबसे बड़ी देखिए, ये जो है इसका क्या महत्व है, ये कोविड में आपको पता पड़ा होगा कि कोविड में दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो लोगों की सैलरी दे, तो सबसे पहले उसने क्या खोला था मालूम है? दारू की दुकानें खोली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है। तो इसका महत्व भैया, ये हम लोग की रोजी रोटी है। हम लोग जो मेहनत करते हैं 30 दिन, वो जो लास्ट महीना मिलता है तनख्वाह ना, वो उसी से मिलता है। तो हमेशा आप लोग जब सिस्टम में आ जाएंगे तो ऐसी दुकान के सामने हाथ जोड़ के जाइएगा, भैया तुम ही लोग हो तभी हम लोग की तनख्वाह मिल रही है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। वो मतलब ये नेताओं का प्रोपेगेंडा की शराब से चल रही है, वरना इतने अस्पताल में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं शराबी के कारण तो हो रहे हैं। शराब की बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। नहीं, डिसएडवांटेज को कौन देखता है? पीने के बाद से सब लोग राजा बन जाता है। तो डेफिनेटली सबका भाई, ये तो भाई पुलिस को आधे क्राइम शराब के कारण हो, पुलिस को रखने का खर्चा आता है इतना ज्यादा। तो भाई आप सब प्रोपेगेंडा नेताओं का, सर आप प्रोपेगेंडा में फंस गए। चलिए ये बाद में बात होगी। चलिए अमीरों में मेल मिलाप। अगर शराब बंद हो जाए तो आधे अपराध अभी बंद हो जाए। नहीं तो इसको करेगा कौन? इसको करेगा कौन? अभी आपका पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए और आपको आबकारी विभाग मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे? नौकरी नहीं करेंगे? मतलब आप जब देते हैं ना, तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपको प्रायोरिटी लिखनी रहती है। और जिस प्रायोरिटी पे सपोज करिए कि आपकी मेरिट आके सीधे दारू दरोगा पे रुक गई, तो फिर क्या होगा? एक्साइज इंस्पेक्टर, हिंदी में दारू दरोगा बोलते हैं हम लोग। तो दारू दरोगा पे अगर रुक गई, आपके नंबर उतने ही हैं, तो क्या करेंगे आप? या तो छोड़ देंगे। तो इतना बड़ा तो कोई नहीं है भाई, वो आप तभी छोड़ेंगे। नहीं, ये काम हमने किया है, ये काम मैंने किया है। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और मैं ट्रेनिंग में गया था जेलर वाली उसमें, और उसके बाद से मुझे देखा, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि छुट्टी मिल नहीं रही थी। और मेरे अपने व्यक्तिगत काम, मेरा सबसे मतलब जो कहते हैं ना पसंदीदा पैशन मेरा ये पढ़ाना है। मैंने अपना एक डिग्री कॉलेज भी खोल रखा है, और बस ये नौकरी मैं उतने ही दिन कर रहा हूँ जब तक मेरा वो कॉलेज चल नहीं रहा है। ये मतलब यहीं पे बक्सी तालाब में नहीं। देखिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या ये है कि ये हो नहीं सकता। टॉपिक चले, हाँ चलिए आइए फिर डेफिनेटली नहीं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सोशल सोशल इविल्स पे आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए फिर इसके बाद में क्या होता है, ये चारों कारण पे वो उसने काम कर दिया। अब क्या होता है, इसके समय में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बॉर्डर में? तो सबसे पहली चीज़ आ रही है अलाउद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण इसके समय में बहुत ज़्यादा होते हैं। मंगोल पॉलिसी हाँ, तो मंगोल आक्रमण होते हैं इसके समय में। और इसके समय में दो जो सैनिक थे, जो उलूग खान एंड जफर खान, लिख लीजिए, उलूग खान और जफर खान केवल मंगोल आक्रमण के लिए ही हिट थे। उलूग खान बेसिकली एक टाइटल हुआ करती थी। हाँ, बाद में जफर खान के बारे में अभी कहानी बताएंगे। दो लोग जो थे ये मंगोल आक्रमण में सबसे ज्यादा थे, और वो उलूग खान और जफर खान। क्या अब्दुल्ला एक वो था, मतलब मंगोल आक्रमणकारी था। नहीं, हाँ, रोकने में सफल थे काफी कुछ मामलों में। अब देखिए इसमें क्या था, देखिए मंगोल आक्रमण इसके समय में सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, ये कभी आपने सोचा? नहीं, मंगोल आक्रमण तो लगातार हो रहे थे, लेकिन इसके समय में बहुत ज्यादा क्यों हो गए? इसके
नहीं, वेस्टर्न बॉर्डर ये सब तो सबके समय में था। इसके समय में मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़। मुझे लग रहा है कि तो इसमें टैलेंट को वेटेज, आपको बता दें खिलजी डायनेस्टी में टैलेंट को वेटेज मिलता था, मतलब नहीं तो टैलेंट का मतलब ये थोड़ी नहीं कि किसी को भी मार दो। प्रॉस्पेरस भी हो रहा नहीं नहीं, सिंपल सा देखिए, बिल्कुल आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक आती है चीज, नवीन मुसलमान दिल्ली में बसते हैं। और नवीन मुसलमानों को दिल्ली में किसने बसाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इनको ये लगा कि जिस आदमी ने हम लोग को मतलब दिल्ली में बसाया और ये उस आदमी का हत्यारा है, हत्या करके तो राजा बना था, इसलिए वो हमेशा इससे चिढ़ते थे कि ये जो है मतलब जिस राजा ने हम लोग को दिल्ली में बसाया, इंडिया में बसाया, उसका ये हत्यारा है। इसलिए सबसे ज़्यादा इसके समय में आक्रमण होते हैं। इसके समय में जो मेन आक्रमण होते हैं वो कई बार पूछा गया कि कौन कौन से आक्रमण हुए थे, वो लिख लीजिए। तब तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने जो नवीन मुसलमान हैं उनको भी मारा होगा। नहीं, नवीन मुसलमान बहुत जगहों पे पिटे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी आप देखेंगे, अभी आप चलते चलिए, आपको दिखेगा कहाँ कहाँ। अभी जो दोनों वो हुए हैं, जो विद्रोह हुए, उसमें नवीन मुसलमान भाग तो लिए हैं, अभी पढ़े नहीं हैं जस्ट। तो फिर दोनों जगह हारे हैं वो लोग। इल्तुतमिश के साथ टाइम के मंगोल का आक्रमण तो मंगोल आक्रमण तो शुरू से ही हो रहा है एक्चुअली। जो पहला मेजर अटैक होता है, जो पहला मेजर अटैक जो दिखाई देता है वो चंगेज खान का है, और वो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध बॉर्डर पे आ जाता है। ये आपको कहानी में बता चुका था, इल्तुतमिश के समय में। उसमें अटैक नहीं होता सर, बस आ जाता है। हाँ, लेकिन उसके बाद से मतलब वो तो ठीक है, वहाँ से चला गया, लेकिन चंगेज खान के बाद से फिर रेगुलर अंदर आने लगते हैं लोग। सर बलबन के समय हुआ होगा पहला अटैक। बलवन के समय में उसका लड़का जो है बॉर्डर मैनेजमेंट देख रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसके समय में कौन कौन से मेजर अटैक होते हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि एक दो बार पूछा गया है। मंगोलों का पहला आक्रमण दावा खान के नेतृत्व में हुआ है, कादिर खान दूसरा, दावा खान, ये नाम लिख लीजिए क्योंकि कई बार आ जाता है। दावा खान दूसरा है, कादिर खान, फिर साल्दी ये तीनों मंगोल रहते हैं सर। हाँ, फिर कुतलुक ख्वाजा, फिर तारगी, फिर अली बेग। तारगी, साल्दी एंड तारगी, साल्दी, कुतलुक ख्वाजा, तारगी, अली बेग, 6 हो गए। 6, और ताइबू एंड इकबाल। ठीक। और जब इतने अटैक हो रहे हैं तो वो लेके आता है द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। ये लेके फिर इस समय आ जाता है ये फिर से आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी कि बलवन ने भी चलाई थी। वो क्या कि अब हमको कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट करना है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट फिर वही काम करेगा, वो बाउंड्री के पास किले बनवाना, जो किले हैं, जो टूटे फूटे किले हैं उसका सुदृढ़ीकरण कराना, ये सब उसका काम रहता है। सर मैंने कहीं पढ़ा कि अलाउद्दीन पहला ऐसा राजा था जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी सेक्टर में रखना शुरू करी थी। तो स्टैंडिंग देखो, ये जो आर्मी का जो कंसेप्ट है, जो विभाग बना था दीवाने अर्ज, ये क्लियरली आप समझ लीजिए, दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट है आर्मी का वो बना था, वो इंट्रोड्यूस करता है बलवन। लेकिन जो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये देता है। सही बात है, ठीक है। आज ये डिपेंड सवाल करता है कि सवाल कैसा रहेगा। अगर आ जाए कि किसने विभाग सबसे पहले बनाया, सैन्य विभाग सबसे पहले किसने बनाया, तो वो ये, और परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने बनाई, तो वो ये, ठीक। आ जाइए फिर आक्रमण में कुछ ऐसी चीज़ पढ़नी है आपको? नहीं। सर इसमें और इसका कौन सा मतलब विभाग रहता था? क्या चीज़? और भी विभाग बनवाया था? नहीं, अभी वो लिखाएंगे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में जब आएंगे तब लिखाएंगे। अभी हम एक उसमें चले सीक्वेंस में चल रहे हैं। फिर आ जाइए इसका मतलब साम्राज्य विस्तार, एक्सपेंशन कैसे कैसे कर रहा है। तो दो चीज़ें ये लेके आता है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। तो उत्तर में ये जो है अगर आप देखें तो उत्तर में तो ये एक्सपेंशन पॉलिसी लेके चल रहा है, लेकिन दक्षिण में ये फॉलो कर रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का एक
किंग है समुद्रगुप्त, और उसकी पॉलिसी थी 3। कौन कौन सी पॉलिसी थी? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सर जो मूवी में दिखाया पहली जो पॉलिसी थी उसकी ग्रहण मोक्षानुग्रह। दूसरी पॉलिसी थी क्या थी? और तीसरी है बिल्कुल, इसको ऐसे ही ऐसे लिखा गया है अंग्रेजी में, बस अंग्रेजी की ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये जो पॉलिसी है ग्रहण मोक्षानुग्रह जो है पॉलिसी समुद्र ग्रुप लेके आता है। इसका मतलब ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना यानी जीतना, फिर उसको मोक्ष प्रदान करना और फिर अनुग्रह प्रदान करना। मतलब हमने उसको जीता, फिर उससे 2-3 चीज़ें हमने फाइनल कर ली कि भाई तुम मेरी सुप्रीमेसी मानोगे, ठीक, तुम मुझे रेगुलर कोर्स में टैक्स दोगे, और जब मुझे ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगे? मुझे आर्मी दे दोगे, ठीक। तो ये हो गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। धरणी बंध, धरणी बंध का मतलब होता है, धरणी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी को बांध देना यानी जीत के बांध लेना। ये 3 पॉलिसी लेके आता है कौन? समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और तीसरा मतलब यानी कि वो एक्सपेंशन की नीति, धरणी बंध। और तीसरा क्या है? कृत्सन पृथ्वी जय। कृत्सन पृथ्वी जय वो क्या करता है? नॉर्थ के लिए पॉलिसी लेके आता है कि जिसको जीता उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। कृत्सन पृथ्वी जय, धरणी बंध एंड ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये 3 पॉलिसी। तो ये क्या करता है? जो फर्स्ट पॉलिसी है ये इस अडॉप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसको ये अपने समय से बहुत आगे था, और यही गलती कर देता है कौन आगे? इसके आगे एमबीटी करेगा गलती, एमबीटी गलती करेगा। कारण क्या है कि उसको लगा कि साउथ में पैसा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली से साउथ को कंट्रोल करना, आज जब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का साधन है तब तो मोदी जी के छक्के छूटे रहते हैं कि मतलब पूरे इंडिया को वो ढंग से नहीं बांध पा रहे हैं। तो उस समय तो सोचिए कुछ भी, अरे मोदी जी का मतलब अभी सब्जेक्ट में ही रहे। जैसे देखिए आप कि जब मराठी लोग मतलब मार रहे थे नॉर्थ इंडियन को, हिंदी में मराठी नहीं बोल पा रहे, तो वहाँ सरकार कोई एक्शन कहाँ ले रही है? और डुअल गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ पे भाजपा की सरकार, यहाँ तो भाई तो इसमें क्या है? आपका संविधान ही आपको फेडरल बना रहा है। बना रहे, लेकिन जो गलत करो उसके खिलाफ आप एक्शन तो लो। ये तो सर बेसिक राइट है सर, मतलब सबके लोगों। अभी इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जो है मोदी जी चाह नहीं रहे बांधना। देखिए हमारे साथ, हम आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। समस्या क्या है कि हमको जो है बड़ा कम मोदी जी की बात बोले तो मैंने भी मोदी जी की बात बोली नहीं, कि हमारे पास समय कम है, हमको बहुत कम समय मिला है और ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना था, ठीक है। चलिए, जिसको भी मिलेगा बात में बात करते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे वो ये पॉलिसी ग्रहण मोक्षानुग्रह की लेके आता है, और वो है नहीं जो देखिए जो मेन, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन उसकी है ये 3 चीज़ें हैं, बाकी तो वो हर चीज़ को एक एक नाम उसने दिया हुआ है। अब आते हैं, चलिए इसमें क्या क्या करता है। सबसे पहले वो जो है एक स्टेटमेंट देता है, वो लिख लीजिए, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसने कहा था, वह कहता है, या सुन लीजिए, केवल आपके काम आएगा, 4 नाम जरूर लिख लीजिएगा इसमें। वह कहता है, भगवान ने मेरे 4 मित्र दिए हैं, उलूग खान, नुसरत खान, जफर खान एंड अलप खान, जिन्होंने मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव से राजाओं की सी शक्ति और गौरव प्राप्त किया है। ये वो बोलता है। साउथ में उसे जीतेगा, ग्रहण करेगा, फिर उसको छोड़ देता है कि तुम अपने यहाँ करोगे, लेकिन 3 चीज़, मेरी सुपीरियरिटी हमेशा मानोगे, कुछ टैक्स दोगे थोड़ा बहुत, कभी कभार जैसे जीतते समय हेल्प, मतलब जो भी साल भर में 1 बार 2 बार जो भी करना है, और इन केस मुझे ज़रूरत पड़ गई तो आर्मी भी दो। यस, मुगल, देखिए ये जो पॉलिसी है, ये मतलब ये चीज़ अकबर के समय में भी जाएगी, अकबर के समय में भी जाता है। अकबर जो है राजपूत पॉलिसी में ये काम करता है। देखिए अकबर की राजपूत पॉलिसी इसीलिए हिट हो गई क्योंकि देखिए
अभी बात चल रही तो ये अभी बता दे रहे हैं कि ये जैसे होता है ना कि शब्दों से आप कैसे खेलेंगे, मतलब पेपर में जैसे जो मुख्य परीक्षा लिख रहा है कोई वहाँ की ज्योग्राफी से स्टार्ट की, जैसे बालू का, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में बालू, तो बालू का कैरेक्टर क्या होता है, बालू को अगर मुट्ठी में बांधिए, कस के बांधेंगे, मतलब यानी कस के अगर केंद्रीय कंट्रोल ज़्यादा करेंगे तो जितने भी पोर्स हैं सब जगह से निकलेगी, यानी विद्रोह होगा। और जैसे ही मुट्ठी को आप ढीला करेंगे कोई बालू का टुकड़ा नहीं गिरेगा। अकबर भी यही काम करता है, राजस्थान की बालू को वो बस हल्के हाथ से पकड़ता है, उसने अंदर तो रखा है मुट्ठी के लेकिन हल्के हाथ से, इसीलिए विद्रोह नहीं हुआ। आप अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, रिलेट करेंगे राजस्थान बालू भी होता है सर, आप एग्जांपल तो नहीं देखिए वही मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखिए आप लोग के पास मुझसे ज़्यादा अच्छा, आप लोग ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा अच्छा सोचेंगे। बस कहते हैं ना वो हनुमान की तरह कि आपके अंदर जो कहते हैं ना जो ऊर्जा भरी है बस वो निकलने की देरी है, आप लोग बिल्कुल तूफान काटेंगे, ठीक है ना। चलिए, उलूग खान, जफर खान, बाकी दो में कौन कौन है सर? उलूग खान, नुसरत खान, जफर खान एंड अलप खान, ये 4 उसके मेन थे जिसके बल पे वो सिकंदर सानी बनता है। हाँ, अब इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा आगे का, कि इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यदि मैं चाहूँ तो इन 4 मित्रों की सहायता से, यदि मैं चाहूँ तो इन 4 मित्रों की सहायता से एक नए धर्म की नींव डाल सकता हूँ, उसका जो सपना था। और क्या कहता है, और मेरी तलवार तथा मेरे मित्रों के नाम पैगंबर और उसके मित्रों के नाम की तरह हो जाएंगे। मतलब ये नेक्स्ट टू, मतलब उसने बोला ना कि राइट हैंड ऑफ वो पैगंबर बोला कि वो हो जाएंगे। फिर क्या बोलता है, अंतिम, और फिर क्या बोलता है, नाम पैगंबर और उसके मित्रों की तरह नाम हो जाएंगे, अंतिम दिन तक मेरा नाम बना रहेगा, मेरे पास असीमित धन, हाथी तथा सैनिक हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का शासन भार अपने प्रतिनिधि शासक को सौंप दूं और स्वयं विजय प्राप्ति में लगा रहूं, यानी कि विश्व विजय करता रहूं। ये बात जब वो अलाउल मुल्क को पता पड़ती, जो उसका मित्र था और दिल्ली का कोतवाल भी था, और तो उसने बोला कि भाई बहुत लंबा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, कंट्रोल करो। तो फिर वो ये कहता है कि ठीक है भाई इंडिया में ही एक्सपेंशन करेंगे। अब वो क्या कहता है कि एक्सपेंशन करता है कैसे, तो एक सवाल आता है कि विंध्य पर्वतमाला को पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। एक ही मतलब मध्यकाल में, मैंने वर्ड बोला ना, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। और किसके समय, अगर सवाल ये आ गया, अगर ये किस राजा के समय में विंध्य पर्वतमाला को वो पार किया गया है, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में। उस समय राजा कौन था, क्योंकि मतलब राजा वो था, अलाउद्दीन खिलजी लेके गया था। और अगर व्यक्ति पूछ दिया कि कौन व्यक्ति था, तब फिर कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर। विंध्य पर्वतमाला को पार करने वाला व्यक्ति, पहला मध्यकालीन व्यक्ति कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अगर वो राजा पूछ दिया कि किसके समय में विंध्य पर्वतमाला सबसे पहली बार पार की गई, मतलब साउथ की तरफ आक्रमण किसके समय में हुआ, तो कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही तो वो उसने देवगिरी पे अटैक किया था। तो ये सवाल के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आता है और इस पे आप लोग गलती मत करिएगा। मेरे ख्याल में अभी नहीं समझ में आया। तो देवगिरी पे ये राजा बनने के बाद कर रहा है ना, अगर कौन राजा था किसके समय में सबसे पहली बार, ये वर्ड मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। यस, मेडिवल की बात हो रही है, अनिलवाड़ का। हाँ, तो उसमें मोहम्मद गोरी था ना शायद, तो गुजरात बिना विंध्य पर्वत कैसे पार कर चले, राजस्थान से होकर गए क्या, मतलब वो किधर से आ रहा है उसका रास्ता आपको मालूम है ना। सब बता दीजिए मुझे। वो इधर से कम से कम अंदर से लैंड रूट से नहीं आ रहा है ना, वो उधर से बाहर ही बाहर आ रहा है, सीधे सिंध की तरफ से जा रहा है, अनिलवाड़ की तरफ। अच्छा, सिंध हो गया आ रहा है। चल, टाइम तक जो भी अटैक होते थे इधर पश्चिम से, तो वो सब खैबर दर्रे से ही सारे होते थे। देखिए जल मार्ग भी, देखिए उस समय जल मार्ग कम यूज हो रहा था, कारण समझिए कि
लैंड रूट को ज़्यादा वो लोग फॉलो करते थे, क्योंकि आज के समय में बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं, उस समय इतने शिप कहाँ थे, तो कैसे मतलब ठीक है कि जैसे मौर्यंस के पास नेवी आर्मी रही, चोलास के पास रही, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं रही कि आज की तरह से पता पड़ा हजारों सैनिकों को ले जा सके, तो वो लैंड रूट को ही फॉलो करेंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर आपके लायक कौन सा शब्द है? हाँ, साउथ में देखिए एक सवाल और आता है कि इसने साउथ के में 4 राज्य थे मेन, इसके समय में 4 बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं जिसको जीतने की कोशिश की, 3 पे जीता। एक जो शक्ति थी जो कभी नहीं हारी, वो कौन थे साउथ में? अलाउद्दीन खिलजी, जिनको हरा नहीं पाया। पांड्य डायनेस्टी, लिख लीजिए, पांड्यों को वो हरा नहीं पाया था, पांड्य डायनेस्टी का कभी एनेक्सेशन नहीं हुआ था। दक्षिण में पांड्य राज्य के अलावा सारे जो राज्य थे उसने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। मदुरै पे आक्रमण तो किया था, लेकिन जीत नहीं हो रही थी। अब आप आ जाइए उत्तर भारत, जो आपका सवाल था वो लिख लीजिए। उत्तर भारत की विजय में 2 सेनापतियों ने मेन रोल प्ले किया है, वो है उलूग खान एंड नुसरत खान। नॉर्थ इंडिया की विजय में 2 सेनापतियों ने मेन रोल प्ले किया है, और वो है उलूग खान एंड नुसरत खान। तो इसमें दिए कि कपूर ने जल्दी पांड्य राज की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और वीर पांड्य वहां से भाग खड़ा हुआ। ये मलिक काफूर का बहुत बाद का, ये हम अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद से वो राजा बनने की भी कोशिश करता है, फिर से अपने समय में भी जाता है। मलिक का ये पांड्य डायनेस्टी कभी भी इसमें मिलाई नहीं गई है, दिल्ली सल्तनत में मिल नहीं पाई है कभी भी। लूट हुई थी लेकिन वो मिल नहीं, जैसे अधीनता स्वीकार नहीं, अधीनता स्वीकार कभी नहीं। यही वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि साउथ में पांड्य राज ही इकलौता ऐसा है जिसने दिल्ली सल्तनत में अधीनता स्वीकार नहीं की। वहाँ पे लूटपाट हुई है, लूटपाट के, लेकिन वो अधीनता स्वीकार कर नहीं किया उसने। सर वो दिक्कत ये है कि वहां क्या चीज़? किसके समय में? आप मेवाड़ चलिए चलिए चलिए। सर उसमें एक फेमस है कि जब दिल्ली वापस घोड़े आ रहे थे इतना धन था कि उनके पैर टेढ़े हो गए। हाँ, वो मतलब वो क्या होता है ना कि जैसे ये एक वो बीच में जैसे हिंदी साहित्य किसी ने पढ़ा होगा, तो हिंदी साहित्य में एक आदिकाल के समय में एक उसको वीर गाथा काल भी बोला गया। तो वहाँ पे जो लिखने वाले जो कवि थे उसको बोला गया चारण और भाट, चारण और भाट कवि बोले गए। तो उसमें एक प्रकरण आता है जब ये चल रही थी कि राजपूत के बारे में लिखा जा रहा है, तो राजपूतों के बारे में क्या लिखा गया है कि 12 बरिस ले कुकुर जिए, 13 बरिस ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। कि मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि 12 बरिस ले कुकुर जिए, यानी कि एक कुत्ता जो होता है उसकी नॉर्मल लाइफ होती है 12 साल, 12 बरिस ले कुकुर जिए, 13 बरिस ले जिए सियार, सियार जो होता है 13 साल जीता है, और बरिस 18 छत्री जिए, मतलब जो छत्री है वो 18 साल तक ही जिएगा। क्यों? क्योंकि उसको 18 साल तक होते होते युद्ध में मर जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि अगर 18 साल तक अगर मर जाएगा तो फिर इतने बच्चे कहाँ से पैदा हो गए, वो राजवंश कैसे चला? तो ये है एग्जेजरेशन, हाइट ऑफ एग्जेजरेशन, कि कभी लोग कुछ भी बोल देते। जैसे साहित्य में आता है ना, मैंने उस दिन बताया कि चंद बरदाई जो है, कि चंद बरदाई उसको बोला जाता है कि उसकी आंख अंधी कर दी गई, उसको अंधा कर दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया और उसको जो है मोहम्मद गोरी के सामने कर दिया गया। तो वो जो कविता उसने बोली कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे चौहान है मत चूको चौहान। मतलब जो डिस्टेंस है उसके पास उसको बो एंड एरो दे दिया गया है कि जो राजा और तुम्हारे बीच में दूरी कितनी, 4 बांस, और उसके आगे 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब उसके आगे 8 अंगुल। मतलब सोचिए उनकी जो है, मतलब कितना एग्जैक्ट उन्होंने नाप दिया है। हाँ, कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब वहाँ पे सुल्तान बैठा, यानी महमूद गोरी बैठा हुआ है, अब आप चला दो और वो मर जाता है। ऐसा साहित्य में मिलता है। लेकिन ये सब वही है ना
कि वीर गाथा काल की चीज़ें हैं। खैर आते हैं फिर, अब जो था उत्तर भारतीय राज्यों का जो आपने पूछा था क्रम, वो लिख लीजिए, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले गुजरात 1297, फिर 1301 में रणथंभौर, फिर सर वहाँ कौन वो राजा थे? अभी हम लिखाते जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले लिख लीजिए गुजरात 1297, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, मालवा 1305, सेवान 1308, सेवान एक जगह है, सेवान 1308, जालौर 1311, ये सब नॉर्थ में ही है। ये सब नॉर्थ, जालौर, जालौर राजस्थान 1311। अलाउद्दीन का पहला एक्सपेडिशन होता 1297 में, किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ। यहाँ पे शासक था राजकरण द्वितीय। राजकरण द्वितीय इस समय राजा था, और यहाँ पे अटैक करने का कारण क्या था? गुजरात उस समय आज की तरह सबसे ज़्यादा व्यापारिक राजधानी थी, अनिलवाड़, वहाँ पे ज़्यादा पैसा रुपया था, उसका ऐसे जगह पे संगम था कि सब मतलब, तो यहाँ पे अलाउद्दीन अपने 2 सैनिकों को भेजता है, 2 मतलब सेनापति, उलूग खान एंड नुसरत खान। यहाँ पे राजा करण उनसे जो है मुकाबला करता है, लेकिन वो हार जाता है। हार जाता है तो वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ जो है भाग जाता है, लेकिन यहीं पे देवल देवी के साथ भागता है, लेकिन यहीं पे उसकी जो पत्नी है वो अलाउद्दीन वो ये दोनों लोग पकड़ लेते हैं, उसको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाते हैं। अलाउद्दीन उनको देखते हैं, उनसे तत्काल शादी कर लेते हैं। आपकी समस्या कि मतलब इतनी सारी जो अभी आप पूछ रहे थे कैसे, तो वो ये हो जाता है, शादी तुरंत कर लेते हैं, उनको समझ में आ गई, शादी हो गई। फिर अब कमला देवी नाम था उनका। फिर उसके बाद से अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि जो मैंने बताया था कि सोमनाथ टेम्पल, आपने बताया कि वो शादी कर लेता, मतलब अभी थोड़ी देर में हाँ, तो उसको पत्नी का दर्जा देना है कि ऐसा सेक्स स्लेव रखता है, मतलब अब यार ये तो उस समय हम थे नहीं, हम ये तो थे नहीं कि भाई, और ना हम उसके दरबारी इतिहासकार हैं। मतलब जो हम पढ़े, एक्चुअली हमने क्या बताया, देखिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मुझे बहुत थोड़ी सी जानकारी है। और शादी करने का मतलब है कि आगे बढ़ना। चलिए फिर अब यहाँ पे जो कहानी आपके जानने वाली, 2 फैक्ट जानने वाले हैं जो आपको ध्यान देना है। एक फैक्ट ये है कि इसी समय देखिए आपको ये मालूम है सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था किसके समय में? गजनवी। गजनवी मैंने तोड़ फोड़ की थी। तो फिर सवाल आता है कि उसको किसने बनवाया, कौन था जिसने बनवाया था? जो उसको जो बनवाया था लिख लीजिए कुमारपाल, कुमारपाल ने बनवाया था। कुमारपाल ने बनवाया था। और यहाँ पे जो अटैक हुआ था तो उसमें केवल इसने हिंदुओं को ही नहीं मारा था। गुजरात एक्सपीडिशन में लीजिए, यहाँ पे जब वो जीत गया तो इसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी मारा था यहाँ पे। जो सोमनाथ टेम्पल पे जो अटैक हुआ था, टूट फूट गया था, तो उसको कुमारपाल ने रिकंस्ट्रक्ट कराया था। वो कुमारगुप्त, ये पाल डायनेस्टी वाला है। और यहीं पे गुजरात एक्सपीडिशन के दौरान ही इन लोग को जो है अनिलवाड़ा में इन लोग को एक हिंदू हिजड़ा मिलता है जिसका नाम है मलिक काफूर। वो 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दीनारी भी बोला गया है ना। और इसकी टाइटल थी, इसकी टाइटल लिख लीजिए ताजुल मुल्क काफूरी। ताजुल मुल्क काफूरी। फिर ताजुल मुल्क काफूरी थी। और दूसरा एक्सपीडिशन इसका रणथंभौर में होता है। रणथंभौर में इस समय राजा था हमीर देव। और हमीर देव पे अटैक वो क्यों करता है? क्योंकि उसने नवीन मुसलमान को अपने यहाँ जो है संरक्षण दे रखा था। तो इसलिए हमीर देव पे आक्रमण करने का कारण क्या था कि उसने नवीन मुसलमान को अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। ठीक है, ये तो उल्टा नहीं हो गया सर? आपने बताया था कि जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने मतलब नवीन मुसलमान मंगोल पुरी बसाया था,
फिर जो आपने फिर ये बताया था कि मंगोलपुरी इसलिए अलाउद्दीन खिलजी पे अटैक कर रहे थे कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को मारा था। तो ठीक है, तो दुश्मन तो है ना भाई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये इसको छोड़ेगा क्या? वही केवल अटैक करेंगे, ये अटैक नहीं करेगा। अच्छा सर, ये भी मतलब तो मंगोल भाई सीधी सी बात है, मंगोलपुरी से चलता कैसे आ रहा है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि मंगोलपुरी जो दिल्ली का इलाका वहाँ पे आज भी मंगोल रहते, तो सबसे पहले तो ये दिल्ली में मारता था, अगर उसको मंगोलों को मारना था। नहीं मार पाया होगा भाई। क्यों नहीं मारा? दिल्ली में क्यों नहीं मार पाया? जब गुजरात में जाके मारा तो दिल्ली में तो उसकी सल्तनत है वहाँ पे। लगा होगा भाई, लगा होगा, हम क्या ही बताएं। चलिए यहाँ पे भी जो है हमीर देव जब वो मारा, जब मार दिया जाता है तो उसकी रानी जो है देवी, उसका नाम था रंग देवी। रंग देवी ने भी यहाँ पे वो किया था, क्या कहते हैं, जौहर किया था। और इस एक्सपीडिशन में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। ये लिख लीजिए, ये लिखने वाली चीज़ है। रणथंभौर अभियान में अमीर खुसरो भाग लेता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पे फिल्म पद्मावत बनती है, वो है चित्तौड़ एक्सपीडिशन 1303। यहाँ पे गुहलौत डायनेस्टी थी, गुहलौत डायनेस्टी, राणा रतन सिंह और पद्मावती। गुहलौत, गहलौत कोई गहलौत वो है, दो हैं सर, एक गहलोत एक गुहलोत। गुहलौत डायनेस्टी थी यहाँ पे, गुहलौत डायनेस्टी। और इसको जो चित्तौड़ जो है वो हिंदुओं का स्वर्ग कहलाता था। ये किसकी भाषा में? अमीर खुसरो इसको हिंदुओं का स्वर्ग बोलता है। अमीर खुसरो हिंदुओं का स्वर्ग बोलता है इसको। अब अगर हम लोग जो है पद्मावत को अगर बेस माने, पद्मावत एक किताब है मलिक मोहम्मद जायसी। आप जायस कहाँ पे है? यूपी स्पेशल का सवाल, यूपी स्पेशल का सवाल कहाँ पे है? जायस क्षेत्र। अरे यूपी स्पेशल का तो यूपी में ही कहीं होगा, अब इससे बड़ा है। ये मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के थे? ये सवाल यूपी स्पेशल में कईयों बार आया। जायस क्षेत्र कहाँ पे? कितने लोग मेंस लिखे हुए यहाँ पे? हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से। और आपको ये नहीं मालूम है कि जायस कहाँ है? आज जाके अपने आप को जो है इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, बगल में ही आपके रायबरेली जायस क्षेत्र। जायस क्षेत्र रायबरेली में कहानी कुछ ऐसे है कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी के बारे में इनको जो है पता पड़ जाता है अलाउद्दीन खिलजी को किसी से। तो वो पता क्या पड़ता है, इन्हीं के दरबार में, रतन सेन के दरबार में वो रहता था। उसको किसी मामले में जो है वो किसी मामले में उनको जो है बेइज्जत करके भगा देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जिस पे ज़्यादा दिक्कत, जिसके चक्कर में है, मैं उसी की कहानी लगवा दे रहा हूँ। वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि अच्छा हाँ, जायसी में ही एक चीज़ और, पद्मावत में एक बार और आया था, जीएस में सवाल आया था कि एक होता है हिंदी साहित्य का सवाल था इनफैक्ट, लेकिन वो जीएस में पूछा गया था। और वो सबसे पहली बार हिंदी साहित्य में इसी में आता है प्रकरण 12 मासा, जिसको बोला जाता है कि द कंसेप्ट ऑफ 12 मासा, वो यहाँ पे आता है। यानी कि 12 मासा का कंसेप्ट ये होता है कि साल में 12 महीने होते हैं, और जो एक विरहिणी होती है, नायिका, मतलब जिसका नायक अलग हो जाता है, तो हर महीने में अकॉर्डिंग टू, जैसे जाड़ा है तो वो उस मौसम का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको काव्य के माध्यम से व्यक्त करना कि जाड़े में जनवरी में कैसा होगा, तो फागुन माह में कैसा होगा, तो जुलाई में सावन के महीने में कैसा होगा। अब नायिका अगर देखिए सक्सेसफुल हो गया तो वाइफ, अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर ठीक है। नहीं भाई, मैंने बोला कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो वाइफ और अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर मतलब युद्ध हो रहा है, तो राजा अपनी राजनीति अलग हो जा रहे हैं, तो नायिका मतलब उसकी
कहानी है कि राजा से अलग होने की, क्या मतलब अपने बॉयफ्रेंड से अलग होने की कहानी है इसके? एक्चुअली ये सब बड़े बड़े सवाल हैं, वो सर बताएंगे। वो जितने भी बड़े बड़े वाले सवाल हैं, और मतलब ये सर और विनय सर इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट हैं एक्चुअली। हमें बहुत मतलब गौरव सर और विनय सर एक्सपर्ट हैं, हम बहुत छोटा सा ज्ञान रखते हैं। हमसे आप क्यों ले, वही कह रहे हैं ना, इस सब समय में मतलब हमारी वही कह रहे हैं ना, वो विनय सर अच्छा बता देंगे, गौरव सर अच्छा बताएंगे। नायिका वर्ड है ना, मतलब ना पत्नी वर्ड है ना प्रेमिका वर्ड है। नायिका का क्या मतलब समझे कि प्रेमिका समझे कि पत्नी समझे, मतलब तो ये दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, चलिए हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि 12 मासा का जो कंसेप्ट आता है वो सबसे पहली बार हिंदी साहित्य में यहाँ पे मिलता है। ये आप जानकारी रख लीजिएगा, सवाल ये आ चुका है, इसलिए मैं 12 मासा का कंसेप्ट नहीं, जो देखिए 12 मासा साहित्य हिंदी काव्य में एक वो है, पैटर्न है, जैसे सोनेट होता है अंग्रेजी में, नाम सुना होगा। हाँ, नहीं तो 12 मासा जो है कि 12 महीने में जो लूनर कंसेप्ट के हिसाब से, जैसे कि सावन के महीने में कोई क्या फील करेगा, भादों के महीने में कोई क्या फील करेगा, कुआर के महीने में कोई क्या, मतलब जो नायिका जिसका नायक अलग हो गया है वो कैसे, उसके ऊपर क्या क्या मतलब कौन सी प्रेमिका है, अगर उसका प्रेमी दूर हो गया तो उसके पास शादी का ऑप्शन है। अब कोई मतलब पहले हिंदू में डिवोर्स होता नहीं था, अगर कोई पत्नी अपने पति से दूर हो गई तो उसको मतलब अगर विधवा भी हो गई तो मरना है, ऐसे मतलब ऐसे। हाँ नहीं, आपकी बात हम थोड़ा क्लास के बाहर कर लें, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं आज पानी के। हाँ नहीं, एक्चुअली उनका भी थोड़ा सा, आपके तो ढेर सारे सवाल हैं, उनका एक सवाल है, बस वही बताना था उनको। हाँ कि 12 महीने में कैसी फीलिंग है उसको लिटरेचर में मतलब लिखना, काव्य के माध्यम से लिखना, ये होता है 12 मासा, और ये मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। ठीक है, पद्मावत में सब। मैंने एक जगह ये भी सुना है कि जो भी मतलब उसमें पद्मावत में है सारी चीजें फैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें देखिए ये पद्मावत जो है, देखिए पद्मावत जो है ये सूफी काव्य माना जाता है, सूफी काव्य माना जाता है। और सूफी काव्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अब आपने बात चला दी तो देखिए, जैसे क्या चीज़ इवेंट, देखिए इतिहास वही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसने तो ये बोला कि मतलब थोड़ा सा मैं अभी तीनों ही चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ कि उसको प्रेम हो जाता है, मतलब वो ये क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुनता है उसके बारे में, वो अटैक करता है, अटैक करके रतन सिंह को वो पकड़ लेता है, और रतन सिंह को छोड़ने के लिए वो कहता है, शर्त रखता है कि भाई हमने इतना ज़्यादा उसके बारे में सुन लिया है, एक काम करो, कुछ नहीं भाई, अब हमें दे तो सकते नहीं हो, तो तुम एक काम कर दो, हमको दिखा ही दो कम से कम, हम देख लेंगे, उससे ही जी जाएंगे। अब रतन सिंह मान जाते हैं और जाते हैं, कहते हैं चल भाई ठीक है तुम्हें दिखा देते हैं। तो वो उसको शीशे में दिखाया जाता है, वो देखते हैं, और वो जो अलाउद्दीन खिलजी मूर्छित होकर गिर जाते हैं उसकी सुंदरता से, और फिर उनके दिमाग में तुरंत उनका शैतानी दिमाग घूमता है और कहते हैं कि चल भाई जो हमने प्रॉमिस किया था ख़त्म, अब इसको लेके चलेंगे, और वो उसको लेके चले जाते हैं, और फिर वो अटैक का कारण बनता है। ये हिंदी साहित्य बोलता है। लेकिन इतिहास क्या बोलता है कि ये जो था चित्तौड़ जो था राजस्थान में घुसने का गेटवे था, और यहाँ से चारों तरफ जो है रास्ते जा रहे हैं गुजरात और वो सब की तरफ से करने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसमें और है, जैसे चित्तौड़ का जब आक्रमण किया इसने, तो पूरा इसकी एक नीति थी, पूरा घेर दिया उसको 7 साल तक, मतलब कि बाहर 7 महीने तक चला है, 7 महीने तक चला था, उसकी सप्लाई चेन रोकी गई, और उसमें लगभग किले में लगभग 30,000 लोग अंदर थे, 30,000 लोगों को काट दिया गया था, मतलब 30,000 लोगों को इस युद्ध में काटा गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, कहानी है। बाकी के जो राजा थे वो भी इनकी सहायता नहीं की। हाँ, तो वो सब चीज़ तो सीधी सी बात है, कोई हारेगा तो तभी हारेगा जब कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। खैर, मालवा 1305 में आता है, 1305 में आइन उल मुल्क, और यहाँ का राजा था महलक देव। सेवान 1308, शीतल देव यहाँ का राजा था। जालौर, सेवान भी राजस्थान में है, यहाँ का राजा था शीतल देव, परमार राजा था शीतल देव।
हाँ, तो उत्तर में तो सब हिंदू ही राजा हैं। फिर लास्ट जालौर, उत्तर भारत का अंतिम अभियान था ये, लास्ट अभियान, लास्ट एक्सपीडिशन था ये, लिख लीजिए, उत्तर भारत का अंतिम अभियान। और यहां पे राजा था चौहान वंशी कान्हा देव या कृष्णदेव तृतीय। ठीक, फिर साउथ एक्सपीडिशन पे आते हैं। साउथ एक्सपीडिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी का साउथ एक्सपीडिशन लीड करता है कौन? मलिक काफूर लीड करता है। और अमीर खुसरो दक्षिण अभियान में उसके साथ गया था। यह भी सवाल कई बार आ चुका है, दक्षिण अभियान में भी गया था, रणथंभौर अभियान में गया था, तो ये लिख लीजिएगा। सबसे पहला अटैक जो होता है वो 4 राजा थे इस समय दक्षिण में, जो मेन राजा थे। सबसे पहला कौन था? देवगिरी, जिसकी राजधानी थी, या सबसे पहला राज्य था दौलताबाद, देवगिरी जिसकी राजधानी थी। सर दौलताबाद नहीं, आज का औरंगाबाद सर, संभाजी नगर। देवगिरी, यहाँ का राजा रामचंद्र देव। दूसरा राज्य था तेलंगाना का काकतीय। सर धीरे धीरे बोलेगा, थोड़ा समय नहीं है, हाँ बताइए जल्दी। लेकिन सर पढ़ा दीजिए सर। अच्छा चलिए चलिए लिखिए, सर लिखी नहीं पाएंगे तो लिखिए रामचंद्र सर। रामचंद्र देव। जब तक ऑफिस जाना है क्या सर? हाँ अभी ऑफिस जाना है क्या? हाँ, थोड़ी देर में ऐसे चलिए, आधे घंटे बाद जाते हैं। रामचंद्र देव सर। रामचंद्र देव, सर ईयर बताइएगा ना। इसका ईयर 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 एक 1309 से 10 एक सेकंड में देख, 1307 है। मैं एग्जैक्ट अभी बताता हूँ। देवगिरी 7 है और 9 तेलंगाना 9 है, 9 है सर। देवगिरी का क्या था ये? 7। देवगिरी जो है 7, रामचंद्र देव था। तेलंगाना, यहाँ पे काकतीय डायनेस्टी थी, प्रताप रुद्र देव सेकंड थे राजा। सर तेलंगाना में आधुनिक तेलंगाना में काकतीय डायनेस्टी थी, काकतीय डायनेस्टी है। देवगिरी बोला है सर। देवगिरी डायनेस्टी थी और आज का दौलताबाद एरिया जो था। सर ये है आंध्र प्रदेश वाला जो region हाँ है। एग्जैक्टली, काकतीय बोलेंगे। हाँ, काकतीय संभाग। काक- रुद्रमा देवी थी सर। रुद्रामा, रानी रुद्रामा। रुद्रमा देवी। सर तेलंगाना में पहले अलाउद्दीन हार गया था, दोबारा मालिक कफूर को भेजा। ये मतलब जो 3, मैं बस देखिए मेरे पास पूरी कहानी बताने का वो नहीं है, मैं केवल 4 राज्य बताना चाह रहा हूँ कि 4 में से 3 जो मिलाए गए थे। एक पांड्य ऐसा था जो नहीं मिलाया जा चुका था, बस वहाँ पे कौन कौन राजा थे, बाकी कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कैसे, क्योंकि सीरीज चलिए ना, कई बार हारे हैं कई बार जीते हैं, लेकिन लास्ट में हार गए, मतलब ठीक है। पहला देवगिरी, देवगिरी में जो है राजा था रामचंद्र देव। दूसरा तेलंगाना का काकतीय डायनेस्टी, यहाँ का राजा है प्रताप रुद्रदेव सेकंड, इसकी राजधानी थी वारंगल। और वारंगल इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे जो है जेम्स और ज्वेलरी के ढेर सारी खाने थी, मतलब इस, हाँ, और गोलकुंडा की खान में। यहीं यहाँ की राजधानी थी द्वार समुद्र, सॉरी, और उसके बाद नहीं, इसके बाद से तीसरा राज्य था दक्षिण पश्चिम का होयसल, होयसल डायनेस्टी, यहाँ की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल द्वार समुद्र। और यहाँ का शासक था वीर बल्लाल थर्ड, वीर बल्लाल थर्ड। और सुदूर दक्षिण में पांड्य डायनेस्टी थी। मुसलमान जो मुस्लिम, कहाँ पे? होयसल, वीर बल्लाल थर्ड, वीर बल्लाल थर्ड था। और जो वो थी सुदूर दक्षिण में था वो था पांड्य डायनेस्टी। और मुस्लिम इतिहासकार इस पांड्य डायनेस्टी के क्षेत्र को क्या बोलते थे? माबर, ये लिख लीजिए, माबर क्षेत्र, माबर क्षेत्र बोला गया है। माबर जो फार ईस्ट, फार साउथ जो था। सर इसका ईयर नहीं है। ये इसका देवगिरी का तो होगा सर। देवगिरी का तो बताया था 1307 था, सर शायद 1307-8 देवगिरी का था। सर पांड्या को सर मैगनीज ने भी सर किंगडम पार्ट्स बोला है सर। बोला है सर पांड्या को। वहाँ पे एक वो था कॉल्ची पोर्ट था, एक उसका पोर्ट था, उसका नाम था कॉल्ची, वो इसीलिए फेमस ही था। कॉल्ची पोर्ट जो था पांड्य डायनेस्टी का, वो यहाँ से केवल इसी का एक्सपोर्ट ही होता था। सर मलिक काफूर भी तो जाकर के साउथ में कहीं पर परमानेंट रह जाता है। हाँ अभी बताते हैं वो।
किसका? देवगिरी का 1307-8 था। इसका लिख लीजिए तेलंगाना का 1309-10, द्वार समुद्र का 1311 और 1311 लास्ट में पांड्य राज्य में जाता है। हाँ, और फिर देवगिरी पे द्वितीय आक्रमण होता है मलिक काफूर, जो अभी आपने कहा था दूसरी बार। देवगिरी पे द्वितीय आक्रमण होता है 1312 में। रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है, उनका जो बेटा है शंकर देव। ये सवाल भी आया था 2018 पीसीएस में, 2018 पीसीएस में था राजाओं का सीरीज मिलाने के लिए, तो उसमें शंकर देव नाम था। तो लिख लीजिए इसमें 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है, उनका बड़ा बेटा शंकर नहीं मतलब वो हार जाता है देवगिरी का राजा, वो सबको जाता। हाँ, फिर जैसे ही ये बाहर जाते हैं लोग, मतलब केंद्र वहाँ पे जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी नॉर्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है, फिर से वहाँ का जो राजा है रिवोल्ट कर देता है और अपने आप को जो है स्वतंत्र स्थिति में ले आता है। और ये बात जो है मलिक काफूर को नागवार गुजरती है, वो फिर से अटैक करता है और उसको अपने अंडर में कर लेता है। ठीक, यहाँ पे जो है अब अलाउद्दीन के सुधार आपको क्लियर मालूम है कि दीवाने विजारत में क्या करता है, ख्वाजा खातिर को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है। चलिए, अच्छा चलिए, कल करा देंगे। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा समय है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए बिल्कुल देख लीजिए, नहीं आप देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएस में केवल 5-7 सवाल के लिए जो है नहीं, एसके पांडे है, लेकिन इतना वो जरूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना। लेकिन वही चीज़ है ना कि उसको जो है आप देख लीजिए, लेकिन इसमें बहुत वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको उतनी जितना हम खुद ही लिखा दे रहे हैं, आपको लेना हो ले लीजिएगा, पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ है ये। लेकिन इससे भी अच्छी किताब हम आपको बता रहे हैं, वो ज़रूर पढ़, अगर पढ़ना ही है तो सबसे आसान भाषा में जो किताब लिखी गई है और जो मज़ा आएगा पढ़ने में, वो है एलपी शर्मा की किताब। एलपी शर्मा की किताब, चाहे वो मॉडर्न की हो चाहे मिडिवल की हो। हाँ, ये किताब तो बहुत ही अच्छी है, सतीश चंद्रा, बेस्ट किताब है। नहीं, बेस्ट किताब ये है, जैसे आपने बोला ना पढ़ने के लिए, कहानी जानने के लिए, तो कहानी जानने के लिए एलपी शर्मा सबसे अच्छी किताब है मेरी नज़र में। क्यों? ये तो बेस्ट किताब है भाई, एग्ज़ाम के लिए, आपकी भाषा पे कमांड बनाने के लिए ये सब किताबें बेस्ट है। एनसीईआरटी के जो राइटर्स हैं वो बेस्ट हैं, मतलब आपको ले, हाँ ओल्ड एनसीईआरटी, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये किताब का तो कोई तोड़ ही नहीं, ये तो अपने आप में यूनिक किताब है। हाँ, और बाकी आपको कहानी पढ़नी है तो एलपी शर्मा पढ़िए। कहानी में इसलिए पूछ रहा क्योंकि अगर मान लीजिए बीच में डीप सवाल पूछ रहे तो कहां से लिंक कर पाएंगे सर? देखिए समस्या ये है कि अब आपके पास बहुत डीप पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब आज देखिए तारीख कितनी हो गई, अब आपके पास समय दिनों में नहीं घंटे में है माय डियर। आज के लिए सर अगस्त आंदोलन तो घंटे में समय है, अब घंटे के हिसाब से पढ़िए। नहीं, हम तो बैठे ही हैं भाई हेल्प करने के लिए यार। बिल्कुल नहीं, अरे यार मजा आता है, बिल्कुल अपने पुराने दिन याद आते हैं। सर आप ये साथ की पॉइंट जो आप बोला है 2 दिन के बाद मेरी बात सुन। अब सर जैसे जो एक तो गर्लफ्रेंड एक पत्नी है, मैं मेरी बात सुनो सर, बोले कि नायिका का नायक से दूर होना। अब जो जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से दूर, उसकी फीलिंग अलग होगी, कोई पत्नी है अपने पति से दूर, उसकी फीलिंग अलग होगी। जैसे गर्लफ्रेंड के पास ऑप्शन है कि मतलब अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के दूसरी शादी कर ले, लेकिन यार बात तो सुन, लेकिन पत्नी की बात सुनो, जो डाइवोर्स कॉन्सेप्ट आया है, मैंने लॉ का डाइवोर्स कॉन्सेप्ट मुस्लिम से आया है, डाइवोर्स कॉन्सेप्ट ना हिंदू में नहीं था।